नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का कलाम का मॉडल पेपर नंबर 10 देखेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और आप अपना 15 क्वेश्चन का स्कोर जरूर बताना। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज शाम को आपको SST की क्लास भी देखने को मिल जाएगी। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सृजनात्मक व्यक्ति की अनिवार्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती। जो सृजनात्मक व्यक्ति है उसकी कौन सी एक विशेषता नहीं हो सकती। जटिलता पसंद करना। तो देखो, जटिलता पसंद का मतलब होता है कि वो चैलेंजिंग, जो कोई चीज चैलेंज करती है ना, उसको पसंद करता है, तो बिल्कुल करता है, तभी तो सृजनात्मकता बढ़ती है। ठीक है। फिर आपका स्वतंत्र निर्णय, बिल्कुल हर निर्णय अपने आप से स्वतंत्र होकर वो लेता है। फिर अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, तो बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखने वाला होता है सृजनात्मक व्यक्ति। फिर नियमों का सदैव पालन करने वाला, तो ये नहीं होता। अगर नियमों का पालन करने लग गया तो फिर सृजनात्मक हो ही नहीं सकता वो। ठीक है। तो ध्यान रखना, सृजनात्मक व्यक्ति कभी नियमों का पालन नहीं करता, और जो नियमों से हटकर जो कुछ करता है वही सृजनात्मक व्यक्ति कहलाता है। तो ध्यान रखना, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। स्कोर काउंट करते रहें कि आपका कितने बन रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अगर आपको जो क्लियर नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पर ऊपर कोने में ऐसे बन के रहता है ना टायर का सा निशान सेटिंग वाला, उस पर जाइए और क्वालिटी 360 पिक्सल कर लिए, ताकि थोड़ा सा क्लियर आपको दिख जाए। फिर बीज गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए जोड़, बाकी, गुणा, भाग का ज्ञान आवश्यक है। बीज गणित क्या होती है? जो XY वाली होती है ना, जो अपने गणित में, वो कहते हैं बीज गणित। उसको प्रश्नों को हल करने के लिए जोड़, बाकी, गुणा, भाग का ज्ञान आवश्यक है। तो उपयुक्त कथन किस प्रकार के अधिगम अंतरण की ओर संकेत करता है? ठीक है। तो देखो, जोड़, बाकी, गुणा, भाग अगर सीखा हुआ है आपका, तो आप बीज गणित उसको आसानी से सीख सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग है, उसका उपयोग आप उससे ऊंची परिस्थिति में, उससे थोड़ी ऊपर की परिस्थिति में कर रहे हो, तो उसको कहते हैं आप अधिगम का ऊर्ध्व अंतरण। ठीक है। क्षैतिज अंतरण क्या होता है? क्षैतिज अंतरण मतलब समान परिस्थिति में लागू करना, समान परिस्थिति में लागू करना। ठीक है। शून्य अंतरण क्या होता है? जिसका कोई फर्क ना पड़े, ना तो नेगेटिव हो ना पॉजिटिव, कोई भी फर्क नहीं पड़े। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़े, वो होता है शून्य अंतरण। वो एक चीज, उसका उपयोग उससे ऊंची परिस्थिति में करने पर होता है ऊर्ध्व अंतरण। जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इसका इससे ऊपर वाली परिस्थिति यानी कि बीज गणित में उपयोग आप कर रहे हो। द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है? द्विपार्श्विक अंतरण होता है कि आप दाएं हाथ से लिखते लिखते बाएं हाथ से भी लिखते हो। दाएं हाथ से लिखना सीखकर बाएं हाथ से लिखना, दाएं हाथ से लिखना सीखकर बाएं हाथ से भी लिखना, मतलब शरीर के दोनों अंगों का उपयोग लेना, बाएं हाथ से लिखना, ये होता है आपका द्विपार्श्विक अंतरण, बाएं हाथ से लिखना। ठीक है। अगर आप दाएं हाथ से लिखना सीख रहे हो और उसके साथ साथ बाएं हाथ से भी लिखना सीख रहे हो, तो ये हो गया आपका द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऊर्ध्व अंतरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को किस में मदद करता है? जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसका ज्ञान अध्यापक को किस में मदद करता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में? बिल्कुल नहीं। ठीक है। फिर आपका छात्रों को गृह कार्य के मूल्यांकन में, तो इसमें भी व्यक्तिगत भिन्नता का कोई रोल नहीं होता। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो व्यक्तिगत भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब एक बालक दूसरे बालक से अलग है। ये चीज किस में मदद करेगी शिक्षक की? कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसकी योजना बनाने में ये उपयोग लाई जाएगी, कि किस बच्चे के लिए किस प्रकार की शिक्षण योजना बनानी है, कक्षा का स्तर क्या है, ये सब व्यक्तिगत भिन्नता से पता चलता है। तो ये भी गलत हो गया, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखना गलत हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है। विकास के संबंध में गलत कथन पूछा है। सबसे पहले ये परिपक्वता तक चलता है, तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि ये आपका परिपक्वता तक नहीं चलता, ये चलता है आपका जीवन पर्यंत। कब तक चलता है? जीवन पर्यंत। परिपक्वता मुख्यतः आपकी 18-19 साल में आ जाती है। तो विकास नहीं, अभिवृद्धि परिपक्वता तक चल सकती है, लेकिन विकास आपका जीवन पर्यंत चलता है, तो यही गलत हो गया पहला ही। ठीक है। दूसरा, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल क्रम से चलता है। ये जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, बिल्कुल। जन्म से पहले जो भ्रूणावस्था है उसमें भी आपका विकास होता है, लेकिन ये परिपक्वता तक नहीं, जीवन पर्यंत चलता है। तो असत्य कथन, गलत कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 20।
20वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित युग्म जो है उनमें से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, 3 गलत है, 1 सही है। सबसे पहले जो है यहां पर दी गई है उत्सर्जित अनुक्रियाएं। क्या दी गई है? उत्सर्जित अनुक्रियाएं। और ये ध्यान रखना स्किनर की देन है। किसकी देन है? स्किनर की देन। नोट कर लेना अगर आपके लिए नया है, मेरे हिसाब से नया क्वेश्चन बन रहा है। क्रिया प्रसूत साहचर्य, और ये भी किसका है? स्किनर की देन है, स्किनर। ठीक है, अधिगम के नियम, देखो वैसे अधिगम के नियम सबने दिए हैं, लेकिन लॉ ऑफ लर्निंग इस नाम से जो अधिगम का नियम है वो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कॉलर जो है अंतर्दृष्टि अधिगम से संबंधित है, तो बिल्कुल है। तो सही पूछा था तो ऑप्शन बी सही है। बाकी मैंने आपको लिखवा दिए कि कौन सा जो है किस प्रकार से सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? तो ध्यान रखना, जो अपने डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया ये होते हैं ना, ये होती है आपकी जो है विशिष्ट अधिगम अक्षमता। ठीक है, जिसके आगे डिस लगा होता है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डिसलेक्सिया, पठन संबंधी जो है, किससे संबंधी? पठन संबंधी विकार। पठन संबंधी विकार, ये आपका एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है। ठीक है, डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणना संबंधी विकार। डिसग्राफिया होता है लिखने संबंधी विकार। और ये होता है आपका डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस अवस्था की विशेषता है? मतलब जो है आंखों के सामने कोई वस्तु नहीं है तो वो दिमाग से भी ओझल हो गई, मतलब दिमाग में भी उसका कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा, और इसको कहते हैं संरक्षण की कमी। क्या कहते हैं? संरक्षण की कमी। संरक्षण की भावना की क्या कहते हैं? कमी। और संरक्षण की कमी जो है जीन पियाजे का सिद्धांत है। ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उससे संबंधित है ये। तो अब बताओ जो है किस में संरक्षण की कमी पाई जाती है? तो पहली अवस्था। और पहली अवस्था कौन सी होती है? संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। तो पहली अवस्था में क्या होती है? संरक्षण की कमी होती है। तो कोई आंख जो कोई मतलब वस्तु आपकी आंखों के सामने है ना, तभी आपको उसका प्रतिबिंब दिमाग में बनता है। आंखों से कोई चीज ओझल हो गई तो दिमाग में भी कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। वो कौन सी अवस्था में होता है? संवेदी गामक अवस्था में। और ये 0 से 2 वर्ष के बालक में पाई जाती है। कहां से कहां तक? 0 से 2 वर्ष के बालक में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 23वां। कई बार जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा संप्रत्यय अधिगम के लिए केंद्रीय होता है? तो ध्यान रखना, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो अब आप खुद देख लो जो है वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? सामाजिक संस्कृति से। समीपता नहीं है, ठीक है, आत्मसातीकरण नहीं है, अनुकूलन नहीं है, ये सारे के सारे आपके पावलाव से संबंधित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? संस्कृति एवं भाषा। जहां संस्कृति और भाषा शब्द आ जाए ना, तो ध्यान रखना वाइगोत्स्की उसका उत्तर होने के चांस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका सिद्धांत का नाम था सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। ठीक है, विकास का सिद्धांत था ये। तो संस्कृति व भाषा जो है वाइगोत्स्की के अनुसार संप्रत्यय अधिगम के लिए केंद्रीय होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसमें 3 जो है अवस्थाएं और 3 स्तर और 6 अवस्थाएं थी। 3 स्तर थे आपका। एक तो जो है पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। दूसरा था परंपरागत स्तर, ठीक है। तीसरा था उत्तर या पश्चिम परंपरागत, उत्तर या पश्चिम परंपरागत स्तर। तो ये थे, ठीक है। अब देखो क्या आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले हो रहा परंपरागत, तो बिल्कुल था। अब पूर्व नैतिक, ये पूर्व परंपरागत को पूर्व नैतिक कहते हैं, ये भी था। अब यहां बचता है एक तो क्रियात्मक और एक आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो देखो ये 2 है ना, ठीक है, जिसमें ये चौथा नाम है ना इसको ही कहते हैं आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य सिद्धांत। नैतिक मूल्य सिद्धांत मतलब इससे जो है ना तीसरा, इसमें क्या करता है 2 अवस्थाएं होती है जिसमें जो है सार्वभौमिक जो है नैतिक विकास, मतलब एक ऐसी अवस्था को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है जिससे समाज में उसका नाम बने, समाज का कल्याण हो, मानव कल्याण के लिए जो है काम करता है। तो इसी अवस्था का ये दूसरा नाम है, ध्यान रखना। तो उत्तर हो जाएगा इसमें क्रियात्मक स्तर, क्योंकि ये जो है सम्मिलित नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
25वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन आप जो है लिख सकते हो कि चिंतन के उपकरणों में सम्मिलित उपकरणों के सही युग्म का चयन कीजिए। जब कोई आदमी जो है व्यक्ति चिंतन करता है तो उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है उसका चयन करना है, उत्तर आप सोच लेना। तो देखो इसमें क्या होगा, जो आप व्यक्ति को चिंतन करता है तो उसमें कोई एक वस्तु होगी, उससे रिलेटेड कोई संपर्क होंगे और कुछ सिंबल होंगे यानी कि चिन्ह होंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चिंतन में सम्मिलित उपकरण कौन कौन से हैं? वस्तुएं, संपर्क तथा चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखना, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, सीखना नहीं होता, स्मृति नहीं होता, स्मृति चिन्ह प्रत्यक्षीकरण हो गया, वस्तुएं सीखना ये कुछ नहीं होता। उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व परीक्षण का संबंध रोजनवेग से है? तो देखो रोजनवेग है, उनका था चित्रकुंठा या चित्र नैराश्य जो है परीक्षण, तो उत्तर तो इसका बी हो जाएगा। 16 पीए प्रश्नावली किसने दी? कैटल ने। बार बार बता भी चुका मैं आपको। जो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण है जिसको TAT कहते हैं, ये दिया आपका मॉर्गन व मूरे ने। किसने दिया था? मॉर्गन व मूरे ने दिया था। और PEN दिया था आपका, जो पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं इसको, ये दिया था आपका आइजैक ने। किसने? आइजैक ने। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बनता है, डी वाला ऑप्शन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए नया हो। PEN जो व्यक्तित्व परीक्षण है वो दिया था आइजैक ने। ठीक है, और ये तो अपन पढ़ चुके हैं। और रोजनवेग ने दिया था जो है चित्र नैराश्य परीक्षण। फिर आप आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। 27वां कहता है कि निम्नलिखित में से जेम्स ड्रेवर द्वारा वर्गीकृत कल्पना का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो देखो कल्पना को जो है ड्रेवर ने जो है कितने भागों में बांटा? देखो थोड़ी जगह कम है, हालांकि यहां लिख देता हूं मैं। कल्पना को जो है जेम्स ड्रेवर, क्या किसको? कल्पना को बांटा जेम्स ड्रेवर ने 2 भागों में। एक तो थी आपकी कौन सी? पुनरुत्पादन। ठीक है, दूसरी थी आपकी उत्पादनात्मक। ठीक है, और उत्पादनात्मक उसको 2 भागों में बांटा। एक तो थी ग्राही और एक थी सृजनात्मक। क्या थी? सृजनात्मक। ठीक है, अब जो सृजनात्मक थी इसको वापस 2 भागों में बांटा इसने। सृजनात्मक को 2 भागों में बांटा, जिसमें से एक तो था जो है परिणामवादी। क्या? परिणामवादी। अगर नई चीज है तो लिख सकते हो आप अपने नोट्स में। दूसरे थी आपकी सौंदर्य बोधी। कौन सी? सौंदर्य बोधी। ठीक है, फिर इनको भी इन्होंने जो 2-2 भागों में बांटा। जो आपकी परिणामवादी थी इसके ऊपर लिख देता हूं मैं। परिणामवादी को इसने बांटा सैद्धांतिक और व्यवहारिक। किसमें? सैद्धांतिक और व्यवहारिक, शॉर्ट में लिख देता हूं। और जो सौंदर्यवादी थी ना, इसको 2 भागों में बांटा, एक तो कलात्मक और एक बांटा इन्होंने अनोखी कल्पना के। ठीक है, कलात्मक और अनोखी। अब आपके सामने उत्तर है कि उत्तर कौन सा होगा? तो देखो रचनात्मक कल्पना, तो रचनात्मक कल्पना आपको कहीं दिख रही है? दिख तो नहीं रही। चलो अगली देखते हैं। सौंदर्य बोधी, तो ये रही सौंदर्य बोधी। व्यवहारिक, तो ये रही व्यवहारिक। ठीक है, सैद्धांतिक, तो ये रही सैद्धांतिक। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, रचनावादी। रचनावादी आपको यहां पर कहीं भी नहीं दिखेगी। इनको जो इस पूरी टेबल को आप बना सकते हो अपनी कॉपी में, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित क्या नहीं है? कल्पनात्मक चिंतन का काल। बिल्कुल, कल्पनाओं में खोआ रहता है बालक कि जैसे आपने भी सोचा होगा, आप भी जब मतलब बच्चे थे, पूर्व बाल्यावस्था में थे, जब पूर्व बाल्यावस्था लगभग होती है आपकी जो है, ये मान के चलो कि जो लगभग 3 से जो है ना, 3 से लेकर 7 वर्ष की आयु होती है ना, जब आप पहली दूसरी तीसरी क्लास में हो, तो तब कल्पनाओं में खोए रहते हो। जीववाद होता है, मतलब निर्जीव वस्तुओं को भी जीवन के रूप में देखते हो। ठीक है, स्कूल में गुंडे आ जाएं तो मैं ये मारूंगा, उनको मारूंगा, ये सिर्फ सोचते रहते हो। तो वो होता है कल्पनात्मक चिंतन। तो बिल्कुल सही है। फिर मौलिक तर्क के प्रयोग का समय, बिल्कुल मौलिक तर्क है उसका प्रयोग का समय यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, फिर जो आपका आता है खेलने का काल, तो खेलने का काल जो है आपका पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है, और यही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये आपका जो है उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। किससे? उत्तर बाल्यावस्था से। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि मौलिक तर्क जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, तो मैं बता दूं मौलिक तर्क जो है आपका पूर्व बाल्यावस्था का ही क्या है, जो है इसका ही क्या है, संबंधित है, इससे ही संबंधित है। अनुकरण द्वारा सीखना, बिल्कुल ये शेष अवस्था में भी होता है और पूर्व बाल्यावस्था में भी होता है, तो ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा जो है आपका तीसरा। ठीक है, खेलने की काल जो है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था होता है खिलौनों का काल। किसका? खिलौनों की अवस्था या खिलौनों का काल होता है ये। ठीक, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये भी,
थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि पूरा दिख नहीं रहा। अब देखो, एक बालक की कॉपी में अत्यधिक काट छांट देखने को मिलती है। इसके अलावा अक्षर का लोप व छोटी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला में जो है अंतर ना कर पाना जो है दृष्टिगत होता है। जैसे मान लो एप्पल को वही ऐसे लिख रहा है, APP, फिर L कैपिटल लिख दिया, E कैपिटल लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख रहा है। कैट को देखो, C पहले छोटा लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, ऐसे कैट को लिख दिया। मतलब छोटी बड़ी जो ABCD है उसमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत काट छांट हो रही है। कभी कैट को ऐसे लिख देता है, फिर काटता है कि नहीं ऐसे होगा, ऐसे करता है वो। तो ये जो है ये किसकी कमी है, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपकी डिस्ग्राफिया की कमी है। डिस्ग्राफिया क्या होती है? लिखने संबंधी, किससे? लिखने संबंधी विकार, लिखने संबंधी विकार। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि उसको लिखने में जो है विकार है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रतिभाशाली बालक से संबंधित असत्य कथन बताना है। ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 120 से अधिक होती है। बिल्कुल होती है। प्रतिभाशाली बालक कुसमायोजित नहीं हो सकते, तो यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक है तो कुसमायोजित नहीं हो सकता है। कुसमायोजित कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, कुसमायोजित कोई भी हो सकता है। तो ये सत्य है, ये सत्य नहीं है, तो असत्य बताना था ऑप्शन बी। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए प्रत्येक कक्षाएं व संवर्धन कार्यक्रम उपयोगी होते हैं। बिल्कुल, संवर्धन कार्यक्रम मतलब जो है आपको बेनिफिशियल जो कार्यक्रम होते हैं, अपग्रेडिंग मतलब जो है उसको मॉडिफाई करते हैं और ऊपर ले जाते हैं, वो होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कोई सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि वो कुसमायोजित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे। और आज शाम को आप SST की क्लास देखोगे। ठीक है, मैथ की जो लेवल 1 की जो है क्लासेस 2-3 आ चुकी है अपनी, एक और आ जाएगी जल्दी ही। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे क्लासेस अपलोड होती जाएगी। और चैनल पर जो भी नए, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मेंस एग्जाम भी आ रहा है जिसमें भी जो है ये चैनल आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगा। और मैं जैसे पेपर हो जाएगा ना 27 फरवरी को, फिर मैं आपको 28 फरवरी या 1 मार्च को जो है पूरा सबूत दूंगा कि जो चीजें मैंने पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट, हालांकि साइंस, अब कई बोल रहे हैं कि संस्कृत पढ़ा दो, संस्कृत मुझे नहीं आती तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। जो चीजें मैंने यहाँ पर पढ़ाई है, जैसे हिंदी पढ़ाई है, शिक्षण विधियां पढ़ाई है हिंदी की, साइकोलॉजी पढ़ाई है, EVS भी पढ़ाई है, ठीक है, और SST भी हम शुरू करें क्योंकि अभी तो अपने पास 40-45 दिन बच्चे हैं एग्जाम के। ठीक है, और अदर जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है, अगर वहां से मैं आपके क्वेश्चन काउंट करवा दूंगा कि कितने में से कितने आए। और आप अगर साइकोलॉजी में सिर्फ क्लास में रिवीजन के तौर पर देख रहे हो, क्योंकि हर क्लास में 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मानो कि 20-30 क्लासें हो चुकी है, तो कितने क्वेश्चन कवर हो गए और इनसे बाहर शायद ही कुछ आए साइकोलॉजी में। और वो चीजें मैं आपको जो है सेकंड ग्रेड में भी सेम ऐसा ही हुआ था। और मैंने जो है दूसरा चैनल अपना सेकंड ग्रेड का, उस पर मैंने बता भी दिया, 32 क्वेश्चन आए थे सिर्फ टेस्ट सीरीज में से। ठीक है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।